अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से फरीज से होंगे। पेश खिदमत है खलील जबरान का एक मशहूर नावल जर्द पत्ते की पहली किस्त। शेख अब्बास शुमाली लुबनान के गांव में रहता था। गरीब देहातों पर उसे वही इक़्तिदार हासिल था जो रया पर बादशाह को होता है। उनकी छोटी छोटी झोंपड़ियों में उसका मकान ऐसे मालूम होता गोया कि बलिश्तियों में देव खड़ा हो। उसके तर्ज जिंदगी और उसका तरीकाकार से इस कदर मुमताज था जिस कदर मुमताज गरीबी से अमीरी होती है, और उसका अखलाक उनके इखलाक से इस हद तक मुख्तलिफ था जिस हद तक ताकत कमजोर से मुख्तलिफ होती है। अगर शेख अब्बास उन बेमाया किसानों से कोई बात कहता तो वो सर तस्लीम इस तरह खम कर देते गोया उनकी अक्ली कुव्वतें तामील इरशाद के लिए हाजिर हैं और उसकी जुबान उन्हीं की तर्जुमानी कर रही है। अगर उन पर नाराज होता तो मारे खौफ के लर्जने लगते और उसके सामने इस तरह भागते जैसे खजां के जर्द पत्ते हवा की झोंकों से इधर उधर उड़ते हैं। वो अगर किसी के गले पर तमाचा मार देता तो पिटने वाला खामोश और बेहिस्सो हरकत खड़ा रहता गोया ये आफते आसमानी आफत है, इसलिए आंख उठाकर देखने की जुर्त करना तमाचे के तमाचा किसने मारा है कुफ्र है। अगर वो किसी पर मुस्कुरा देता तो ये नौजवान किस तो लोग कहते ये नौजवान कितना खुश नसीब है कि शेख अब्बास इस पर मेहरबान हो गया। उन गरीबों में शेख अब्बास की अतात का जो जज्बा और उसकी संगदिली का इस कदर खौफ सिर्फ इस वजह से न था कि शेख ताकतवर था और वो कमजोर, बल्कि उसका एक सबब अहम सबब यह भी था कि वो गरीब थे और शेख अब्बास ताकत बास दस्त नगद थे। जिन जमीनों में वो खेत बाड़ी करते और जिन झोंपड़ी में वो रहते थे सब शेख अब्बास की मलकियत थी। उसे ये सब कुछ विरसा में मिला था। जिस तरह इन गरीबों को गरीबी अपने बाप दादा से मोहताजी और बदबख्ती विरसे में मिली थी। वो उसकी निगरानी में जमीन बोते जोतते और उसी की निगरानी में काटते थे, लेकिन अपनी सारी मेहनत और मुशक्कत का मुआवजा उन्हें क्या मिलता था? थोड़ा सा गल्ला जो उन्हीं मुंह के चुगल से भी न बचा सकता था। उनसे अक्सर तो झाड़ू का तवील मौसम खत्म होने से पहले ही टुकड़े टुकड़े के मोहताज हो जाते और एक दिनार या थोड़ा सा गंद कर्ज लेने के लिए यके बाद दीगरे शेख के सामने जाकर रोते और गिड़गिड़ाते। उनकी जरूरी जरूरत खुशी खुशी पूरी कर देता, क्योंकि वो जानता था कि आइंदा फसल पर एक दिनार के दो दिनार हो जाएंगे और एक टोपा गंदम के दो। इस तरह वो किस्मत के मारे शेख अब्बास के कर्ज तले दबे रहते थे। उसके सामने हाथ फैलाने पर मजबूर थे, उसके गैज़ो गज़ब से कांपते और उसकी रज़ाजोई के तलबगार। मौसम सरमा आंधियों और बर्फबारियों को अपने जलू में लेकर आया। खेतों और वादियों में काय काय करते कवे और बेबरगो बार दरख्तों के सिवा कुछ न रहा। इस गांव के गरीब बाशिंदे शेख अब्बास के बूदी खाने गले से और मटके अंगूर के रस से भरकर अपने अपने घरों में बैठ रहे। ले दे के अब उन्हें एक यही काम रह गया था कि अल्लाह के पास बैठकर बीती बातें याद करें, इधर उधर के वाकयात एक दूसरे को सुनाकर जिंदगी के दिन बसर करें। दिसंबर का महीना और उसके साथ बूढ़ा साल पाकिस्तानी फिजा में अपने आखिरी ठंडे सांस बकर गुजर गया और वो रात आ गई जिसमें जमाने नए साल के बच्चे को ताज पहनाकर हस्ती के तख्त पर बिठाता है। मध्यम रोशनी रूपोश हो गई और तारीखियों ने वादियों में छावनी जा डाल ली। बर्फ शिद्दत से बढ़ने लगी और हवा बर्फ को अपने साथ लिए हाँफती कांपती पहाड़ की बुलंदियों से नीचे उतरने लगी ताकि नशेबी हिस्सों को पुर कर दे। दरख्त उसकी हिम्मत से कांपने लगे और जमीन उसके कदमों में तड़पने लगी। हवा के झोंकों ने उस दिन की पड़ी हुई और उस रात को पड़ने वाली बर्फ को गुड़ कर दिया, यहाँ तक कि मैदान टीले और रास्ते एक सफेद सफा की मिसाल हो गए जिस पर मौत मुबहिम सतरें लिखती है और मिटा डालती है। कोहर ने वादियों के किनारे फैले हुए गांवों को एक दूसरे से अलग कर दिया। मकानों और झोंपड़ियों की खिड़कियों से आती हुई मदम रोशनियां छुप गईं। किसानों पर दहशत तारी हो गई। मवेशी चारा की तांदों के करीब हो बैठे, कुत्ते कोने खुदरू में जा छुपे और साए साए करती हुई हवा के सिवा
جو غاروں کے کانوں میں گونج رہی تھی کچھ باقی نہ رہا۔ چنانچہ اس کی ہیبتناک آواز وادیوں کی گہرائیوں سے اٹھتی اور پہاڑوں کی بلند چوٹیوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی، گویا فطرت بوڑھے سال کی موت پر غضبناک ہے اور جھونپڑیوں میں چھپی ہوئی زندگی سے ان کا انتقام لینے کے لیے کھڑی ہو گئی ہے۔ پالے کا جاڑا اور شدید خون کی اس کے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے وہ دشمن پر حملہ کر رہی ہے۔ اس خوفناک رات اور اس جان انگیز فضا میں ایک 22 سالہ نوجوان اس چڑھائی پر جا رہا تھا جو قضیحاکہ کے ہیکل سے شیخ عباس کے گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ سردیوں نے اس کے جوڑ کو خشک کر دیا تھا، بھوک اور خوف سے اس کی قوتیں سرب کر لی تھی، اور برف نے اس کے سیاہ کپڑوں کو اس طرح چھپا دیا تھا گویا اسے مارنے سے پہلے ہی دفنا دینا چاہتی ہے۔ وہ آگے قدم بڑھاتا تھا لیکن ہوا اسے پیچھے دھکیلتی تھی، یعنی نہیں چاہتی تھی کہ اسے زندہ مخلوق کے مکانوں میں دیکھے۔ دشوار گزار راستہ اس کے پاؤں پکڑ لیتا تھا، 2 4 قدم چلتا اور گر پڑتا، اٹھتا اور مدد کے لیے چلاتا، سردی کے مارے اس کی آواز بیٹھ جاتی اور وہ خاموش اور لرزاں کھڑا ہو جاتا، گویا جنگ آزما عناصر کے مقابلے میں اس کی وہی حیثیت ہے جو گہرے غم اور انتہائی مایوسی میں کمزور امید کی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ پرشکستہ چڑیا تھا جو دریا میں گر پڑے اور تندو تیز موجیں اسے گہرائیوں میں لے جائے۔ نوجوان چلتا رہا، موت اس کے پیچھے پیچھے تھی، آخرکار اس کی قوتیں جواب دے گئیں، ارادے میں اضمحلال پیدا ہو گیا، خون رگوں میں جم گیا، وہ برف میں گر کر خوفناک آواز میں چلانے لگا تو اس کے جسم کی باقی ماندہ قوت کی حیات کی حامل تھی۔ اس خوفزدہ کی آواز تھی جو موت کے سائے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھے، اس مایوس مرنے والے کی آواز تھی جسے تاریکی فنا کر دے اور آندھی کا ایک جکڑ جہنم میں پھینکنے کے لیے اڑا لے جائے۔ تو یہ تھی جی زرد پتے کی پہلی قسط، جو انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنے گھر والوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔